हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं जो अपना लोकस्ट जिसके बारे में आपने पढ़ा था, टिड्डा या सिस्टोसर्का अमेरिकाना या ग्रास हूपर, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसका अगला सिस्टम जो है जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन दोनों के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकस्ट या ग्रास हूपर, और इसका हम पहले पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के बारे में आप पहले से जानते हैं कि एक ऐसा तंत्र जिसमें रुधिर का इम्पोर्टेंट रोल होता है और हृदय यहाँ पर पाया जाता है। तो हार्ट और जो एंटीरियर या पोस्टीरियर जो ओल्टा है और जो दूसरे एनिमल्स के अंदर जहाँ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, जहाँ ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, तो एक ऐसा तंत्र जिसमें बंद नलिकाओं में या खुली नलिकाओं की सहायता से रक्त का परिवहन करवाया जाता है। तो कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो उत्तरदायी सिस्टम है वह सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो परिसंचरण तंत्र है उसके नाम से ये जाना जाता है। तो परिसंचरण में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किन किन चीज़ों का है? सबसे पहली चीज़ ब्लड, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर हार्ट, और हार्ट के बाद में यहाँ पर जो नलिकाएं हैं उन नलिकाओं के रूप में यहाँ पर आर्टरीज या उनका समूह। तो ये किस प्रकार का होता है, यहाँ पर हम आगे पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इन जंतुओं के अंदर किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पर जो तंत्र मौजूद है वो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में खुला परिसंचरण तंत्र, और खुला परिसंचरण तंत्र जहाँ होता है वहाँ पर ब्लड भी होगा, हार्ट भी होगा, आर्टरीज भी होंगी। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन जंतुओं के अंदर कैपिलरीज या फिर वेन्स जो होती हैं वो यहाँ पर अब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। इसका मतलब ब्लड यहाँ पर क्या होता है, खुले चैम्बर्स या फिर लेकुना के अंदर मौजूद होता है। और ऐसे जंतुओं के अंदर अलग अलग प्रकार के साइनसेज मौजूद होते हैं। इस प्रकार के साइनसेज जहाँ ब्लड जो है वो एक साथ आकर के इकट्ठा होता है। इस जंतु के अंदर जो पाया जाने वाला सिस्टम है परिसंचरण तंत्र जो है इसका, वो जो हमने पढ़ा था प्रोन या पेलिमोन, उस पेलिमोन की तुलना में भी हम देखेंगे कि इसका परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कम विकसित होता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रोन का जो परिसंचरण तंत्र है वो इससे अधिक डेवलप होता है। एक कारण और है यहाँ पर कि इसके परिसंचरण तंत्र में जो हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर कोई योगदान नहीं होता। तो आप कहेंगे कि जब रेस्पिरेशन के लिए ये उत्तरदायी नहीं है तो फिर इसका काम क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट और उससे जुड़ी हुई जो संरचनाएं हैं उसमें आर्टरीज भी शामिल हैं, या जो और मान लीजिए कैपिलरीज हैं जिन जंतुओं के अंदर, तो वहाँ पर रोल क्या होता है कि ब्लड का कार्य है एक तो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, प्लस उसके साथ में जो जितने भी फूड सब्सटेंसेज होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लस एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है।
और इनके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए जो फैट बॉडीज़ मौजूद हैं या फिर जो WBC मौजूद हैं, तो वो क्या करती है, इन जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं अगेंस्ट किनके, जो भी बाह्य आक्रमणकारी हैं उनके। जो मान लीजिए किसी भी रूप में इनको इन्फेक्शन जो होता है या किसी भी रूप में जो बाह्य संक्रमण है उससे रोकने में ये मदद करती हैं। तो हर जंतु के अंदर ये कार्य करवाया जाता है मूल रूप से किसकी सहायता से, ब्लड की सहायता से। लेकिन हम कहेंगे कि इस जंतु के अंदर जो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया है, वो यहाँ पर क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी भी रूप में रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। इन जंतुओं के अंदर रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता, जैसा कि हमने दूसरे जंतुओं के अंदर देखा है कि जैसे अपने शरीर के अंदर मान लीजिए हीमोग्लोबिन है जो कि रेस्पायरेटरी पिगमेंट के रूप में कार्य करता है और इसका काम है O2 और CO2 का आदान प्रदान करवाना। जबकि जो दूसरे एनिमल्स हैं जिनमें आर्थ्रोपोडा के ही अधिकतर जंतु हैं, उनके अंदर क्या होता है, हीमोसाइनिन मौजूद होता है। और हीमोसाइनिन का कार्य क्या है, वही कार्य है जो कि हीमोग्लोबिन का है। फर्क क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो इसकी कोर है उसके अंदर क्या होगा, आयरन मौजूद होगा और यहाँ पर क्या है, कॉपर मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और उस कॉपर की मौजूदगी के कारण क्या है कि इनका जो है ब्लड वो ऑक्सीजनेट होने के कारण या ऑक्सीजनेटेड होने के बाद नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जब रेस्पायरेटरी पिगमेंट यहाँ पर एब्सेंट है तो इसका मतलब इसके रक्त का जो कार्य है मात्र क्या होता है, एक तो फूड सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन का प्लस प्रोटेक्शन का। ये मूल इसके दो कार्य हैं जिनमें ये संपन्न कराया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो तरल है वो उसमें मौजूद जो प्लाज्मा है और जो हीमोसाइट्स है या हम कहेंगे जो WBC हैं उनका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि प्रोटेक्शन प्रदान करवाती है प्लस इसके अंदर फूड जो सब्सटेंसेस हैं उनके आदान प्रदान ये या फिर उसके जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनको मूल अंगों तक या कोशिकाओं के विभिन्न शिरों तक पहुंचाने में ये रोल अदा करती हैं। तो इसका जो परिसंचरण तंत्र है उसमें हार्ट किस प्रकार से भूमिका निभाता है और हार्ट किस तरीके से सिचुएटेड रहता है उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसका जो हार्ट है वो सिचुएटेड तो वैसे ही रहता है जैसे कि प्रॉन के अंदर था, लेकिन वैसे ही ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में है। और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में इसका जो हार्ट है वो देखो किस तरीके से व्यवस्थित रहता है। एक छोटा सा डायग्राम हम बनाएंगे, उस डायग्राम की हेल्प से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जंतु जो है जैसा हमने कल भी पढ़ा था आर्थोप्टेरा का सदस्य है। इसका जो ऑर्डर था ऑर्थोप्टेरा, इसको ऑर्थोप्टेरा में क्यों रखा गया है, इसके जो विंग्स हैं उनमें दो जोड़ी विंग्स हैं। तो पहले जो विंग्स हैं वो चिम्मड़ प्रकार के होते हैं, मतलब इस तरीके के होते हैं जो कि हार्ड सरफेस वाले होते हैं, जबकि पिछले जो विंग्स हैं इनके वो पतले होते हैं, झिल्लीदार होते हैं। तो आर्थोप्टेरा का ये सदस्य है और आर्थोप्टेरा के सदस्य में किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ इसका जो हार्ट है वो देखो किस तरीके से व्यवस्थित रहता है। इसका जो हेड पार्ट है वहाँ से लेकर के इसका जो अंतिम शिरा है इंटीरियर से पोस्टीरियर तक का जो पार्ट है
वहाँ तक ये उपस्थित रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कैसी संरचना है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। और ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है वो देखो किस तरीके से व्यवस्थित रहती है। यहाँ पर क्या होगा, एक तो इसके हार्ट के अंदर चैम्बर्स मौजूद होते हैं। छोटे छोटे ये चैम्बर्स हैं। और पूरा जो हार्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में है ये पेरिकार्डियम में बंद रहता है। इसकी पेरिकार्डियम भी क्या होती है, एकदम ट्यूबुलर शेप में ही होती है। इनको बोलते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट या हार्ट चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। और सॉरी, एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ हम जैसे बढ़ते हैं, इसका जो चैम्बर्स हैं उनकी शेप जो है वो छोटी होती चली जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रत्येक चैम्बर जो है ये पूरा पेरिकार्डियल कैविटी में बंद रहता है। ये है एंटीरियर ऑर्टा महाधमनी, अग्र महाधमनी, और ये है पोस्टीरियर ऑर्टा। ठीक है। और ये है प्रत्येक चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है। और प्रत्येक जो चैम्बर है उसके अंदर लेटरल साइड में आप देखेंगे कि ये जैसे हार्ट की इसकी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हार्ट की स्ट्रक्चर में ये ऊपर की जो डोर्सल सरफेस है ये वेंट्रल सरफेस है, तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या होंगे, ऑस्टिया मौजूद होंगे। आप देखने में सामने दिख रहे हैं लेकिन ये लेटरल साइड में, लेटरली पोजिशन होती है इनकी। तो ये लेटरल साइड में यहाँ पर क्या होंगे, प्रत्येक चैम्बर में एक एक जोड़ी ऑस्टिया मौजूद होते हैं। और इन ऑस्टिया की सहायता से ही क्या होता है कि इनके अंदर ब्लड प्रवेश करता है। ऑस्टिया या ऑस्टियम जिनको हम कहते हैं। और प्रत्येक चैम्बर जो है इसका वो क्या होता है, इस तरीके से मौजूद प्रत्येक चैम्बर के दोनों तरफ जो मसल्स हैं, इनका आप नाम जानते होंगे क्योंकि ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस तरीके की संरचना के बारे में। इनको हम कहते हैं एलरी मसल्स। और एलरी मसल्स का काम क्या है, हार्ट को स्पंदन करवाने में ये रोल प्ले करती हैं। ये क्या है, एलरी मसल्स हैं। इसका जो हार्ट है वो क्या है, हमने पढ़ा कि ये ट्यूब्यूलर है लेकिन संकुचनशील है। और उसको संकुचनशील बनाने के लिए यहाँ पर रोल किनका है, एलरी मसल्स का है। एलरी मसल्स क्या होंगी, ये जैसे इनमें खिंचाव होगा हृदय की कैविटी फूल जाएगी। ठीक है।
और जैसे ही वापस इनके अंदर खिंचाव कम हो जाएगा वो कैविटी वापस से फिर क्या होगी, पिचक जाएगी। तो इस तरीके से ये जो स्पंदन की प्रक्रिया है हार्ट बीट के रूप में जो है वो यहाँ पर चलाने के लिए रोल प्ले करती हैं कौन, एलरी मसल्स। इनमें क्या होता है कि प्रत्येक चैम्बर के अंदर इनमें जैसे एक सिंपल रूप में ये हार्ट की पोजीशन है, यहाँ पर क्या होगा कि जो हार्ट है उसके पास ब्लड आ गया मान लीजिए, तो वो हार्ट ब्लड किसको देगा, सबसे पहले इस एंटीरियर ऑर्टा को, एंटीरियर ऑर्टा को दे दिया। अब एंटीरियर ऑर्टा क्या करेगा, फिर इनको प्रत्येक विसरा के अंदर इस ब्लड को भेज देगा। अब यहाँ प्रत्येक विसरा के अंदर ब्लड चला जाएगा, मतलब कंप्लीट भागों में इसके ब्लड चला जाएगा। इन विसरा के साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो इसकी लेग्स हैं, वॉकिंग लेग्स हैं, वहाँ पर भी इसमें ये ब्लड चला जाता है। अब वहाँ से ये ब्लड फिर क्या होगा, इसमें पेरी विसरल साइनस प्लस पेरी न्यूरल साइनस, इनके पास ये ब्लड चला जाएगा। और साइनसेस के पास ब्लड क्यों जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कैपिलरीज और वेन्स जो हैं वो एब्सेंट हैं और खुले प्रकार का इसके अंदर परिसंचरण तंत्र है। तो इस खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में मूल भूमिका निभाते हैं जो इसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार के जो साइनस हैं, जिसमें पेरीविसरल साइनस है, पेरीन्यूरल साइनस है और पेरिकार्डियल साइनस है। तो ये जो पेरिकार्डियल साइनस है ये फिर ब्लड दे देगा किसको, पेरीन्यूरल साइनस, और पेरीविसरल साइनस से ब्लड कहाँ चला जाएगा, पेरिकार्डियल साइनस के पास चला जाएगा। और पेरिकार्डियल साइनस से ये होते हुए ब्लड वापस कहाँ जाएगा, हार्ट के पास चला जाएगा। तो इसमें पीछे से आगे की तरफ इसका मूवमेंट होता है और ये पेरिकार्डियल साइनस किसकी सहायता से ब्लड को देगा, ये जितने भी ऑस्टिया ना उनकी सहायता से देगा। और ये अंडरस्टूड है कि ऑस्टिया के पास ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब वो किसकी हेल्प से आएगा, जो इसके चारों तरफ मौजूद हैं पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम को ये ब्लड दे देगा। पेरिकार्डियम को ब्लड दे देगा, इट मीन्स ऑस्टिया के पास अपने आप आ जाएगा। हम ये कहेंगे कि जब इनके अंदर स्पंदन होता है, स्पंदन में जब इनमें ब्लड का फ्लो आगे की तरफ रहता है तब क्या होगा, ये ऑस्टिया बंद कर दिए जाएंगे जिससे कि ब्लड का जो है फ्लो वापस से पीछे की तरफ न हो, ठीक है, और ब्लड का दबाव जो है वो आगे की तरफ हो जाए। और जैसे ही वो स्पंदन हो जाता है वापस से क्या होंगे, ऑस्टिया खुल जाएंगे। तो एक ये रिदमिक मूवमेंट चलता रहता है जिसमें कि ऑस्टिया खुलते हैं, तब क्या होता है, पेरिकार्डियम से ब्लड को ऑस्टियम की सहायता से इनमें चैम्बर्स में भर दिया जाता है। और जैसे ही चैम्बर्स भर जाएंगे इनके बाद ये ऑस्टियम बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद में इनके अंदर स्पंदन होगा और स्पंदन कौन करवाएंगी, एलरी मसल्स करवाएंगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एलरी मसल्स का रोल क्या होता है, इन ऑस्टियम को खोलने और बंद करने का भी होता है, जिससे कि स्पंदन की प्रक्रिया जारी रहती है। और इस तरीके से क्या होता है, इनके अंदर फिर सर्कुलेशन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न करवा ली जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, उसकी चर्चा भी हम इसी वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था, ये बना रहने देता हूं मैं, आप इधर एक छोटा सा डायग्राम और बना देता हूं मैं आपको, जिसमें हम बात कर रहे थे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है। आगे हम बात कर रहे हैं इसमें इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपके नॉलेज में होना जरूरी है, बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई सवाल बहुत कम आता है क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। इससे ज़रूर रिलेटेड सवाल आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर,
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है उसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। देखो, इस जंतु के अंदर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से व्यवस्थित रहती है, और उस एलिमेंट्री कैनाल में हमने दो भाग बनाए थे, ये मिडगट का और नीचे की तरफ ये थी हाइंडगट। ये थी मिडगट और ये थी हाइंडगट। कहाँ पर मौजूद थे? गैस्ट्रिक जो शिकम मौजूद थे उसके नीचे की तरफ। और वहाँ पर हमने देखा था कि इस तरीके से मौजूद संरचनाएं यहाँ पर मौजूद थी, जिनको हम क्या कर रहे थे? मेलपिगियन ट्यूब्यूल के नाम से इनको अपन जान रहे थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो हैं वो क्या करती हैं? एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं। तो आज हम इसमें ये जान लेते हैं, आज की जो क्लास है उसमें, कि ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो है वो किस तरीके की मौजूद होती हैं और ये किस तरीके से एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक तरफ यहाँ देख लेते हैं कि एक छोटी सी ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल है, इसको हम बड़ी आकृति में स्टडी करते हैं। इसको मैं यहीं पर बना देता हूँ। ये तो है मेलपिगियन ट्यूब्यूल का टीएस। आप चाहे तो केवल एक ही बना सकते हैं ये, ठीक है, अगर पूछ ले एग्जाम में तब। ये इसकी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ इसमें होते हैं इस तरीके से सिलिएटेड ये संरचना है, जिनको हम कहते हैं, ये तो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये अंदर की तरफ है ब्रश बॉर्डर, ठीक है, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये। ये तो है क्या? टीएस। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ये जो संरचना इस तरीके से मौजूद है, इसका एलएस। एलएस आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा, मतलब ये एक सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है जो आपको बाहर से देखने पर इस तरीके की दिखाई देगी। संरचनाएं वही हैं, वही बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पर, और उसी तरीके से यहाँ पर है ये ब्रश बॉर्डर, और पूरी जो ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल हैं ये क्या होती हैं? हीमोलिम्फ के अंदर फैली रहती है। और हीमोलिम्फ कहाँ है इसके अंदर? जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके चारों तरफ क्या है? हीमोलिम्फ भरा हुआ है। इसको तो हम यहीं पर कट कर देते हैं। अंदर की तरफ इसमें जल भरा रहता है, और ये पूरी जो है ये यहाँ पर मान लीजिए क्या है? हीमोलिम्फ मौजूद होता है।
तो ये हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो हैं वो हीमोलिम्फ के अंदर डूबी रहती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यूरेट पार्टिकल्स हैं, जब भोजन का पाचन हो जाता है और उसके बाद में जब एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, तो उसी समय ये मिड गट और हाइंड गट के जॉइंट जो हैं उसके पास मौजूद या उसके ऊपर मौजूद ये जो संरचनाएं हैं जो कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल के रूप में मौजूद हैं, ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल क्या करती हैं, यूरेट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीटरी वेस्ट को अलग करके रिमूव कर देती हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसका, जिसमें हम कहेंगे कि ये है एक्सक्रीटरी, इनका एंड होता है ये। ठीक है, तो ये दोनों संरचनाएं जो कि ए और बी के रूप में है, दोनों क्या है, टीएस और एलएस ऑफ मेलपिगियन ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इस जंतु के अंदर जो है एक्सक्रीशन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरीके से इसका मौजूद होता है और कैसे वर्क करता है, इन दोनों के बारे में हमने आज चर्चा की है। अगला जो इसका टॉपिक है उसकी स्टडी हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। दोबारा से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।